जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं भारतीय संविधान की इस क्लास के। ठीक है, यह पार्ट 1 वीडियो है भारतीय संविधान का। इसमें हम संविधान के बनने का कुछ मेन रीजन जानेंगे। देखिए, यह जो अब सर्कुलम चलेगा भारतीय संविधान का, संविधान की जंग, संविधान बना कैसे, संविधान बनने में किन किन लोगों ने सहयोग किया, कितनी समितियां बनाई गई थी, संविधान में कितने अमेंडमेंट हुए हैं, संविधान के आर्टिकल कौन से मुख्य आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे सारे आर्टिकल का हम डिस्कस करेंगे इस पूरे लेक्चर में। संविधान का चलने वाला है, यह पार्ट 1 वीडियो है। यहाँ पे कुछ हम संविधान के बेसिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से स्टार्ट करने वाले हैं, हिस्टोरिकल डाटा से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भारतीय संविधान बना कैसे, कैसे कैसे सीढ़ियां बनाई गई, उसके बाद भारतीय संविधान का गठन किया गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान बनने से पहले हम जानते हैं, सबसे पहले इनमें अंग्रेजों की बहुत अच्छी भूमिका रही है। अंग्रेज जो कि आए, हम जैसे अच्छे अच्छे नागरिकों को गुलाम बनाए, है ना, जो भी किए बुरा किए, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि उस समय जानते हैं बुरा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें पुष्पा जैसे लोग नहीं थे। पुष्पा जैसे लोग होते तो बोलते अपन झुकेगा नहीं। ठीक है, तो उस समय पुष्पा जैसे लोग नहीं थे, इसीलिए जो है ऐसे अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं भारतीय संविधान बने कैसे और उसका मेन कंसेप्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं प्लासी की लड़ाई। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई। पहले भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। सोने की चिड़िया जब कहा जाता था तो वास्को डी गामा जी की 1498 में अपने भारत में आए थे, सबसे पहले विदेशी नागरिक थे। ठीक है, तो उसके पहले पुर्तगाली भी आ चुके थे। तो वास्को डी गामा जी 1498 में भारत में आए। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, हमारे देश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में 1600 में बनी। ठीक है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित की गई। ठीक है, यह वही कंपनी है जो कंपनी केवल एक मोहरा बनाई गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए इसका मेन कंपनी का काम क्या होता, व्यापार करना। वह विदेश से आई कंपनी थी, भारत में व्यापार करना चाहती थी। यह हमसे मसाले खरीदती थी और जो कि सुविधाएं हमारे पास ना होती थी वही सुविधा देती थी, जो कि कंपनी का मेन मकसद होता है कि जो आपके पास नहीं है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आपके पास है हमारे पास नहीं है वह हम आपसे लेंगे। तो यही कंपनी का मेन काम था। तो ये कंपनी बस यही करने आई थी, व्यापार करने आई थी हमारे देश भारत में। ठीक है, हमारा देश भारत जो कि बहुत ही अमीर था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो छोटे छोटे कपड़ों के लिए भी यहाँ पे सोने यूं ही लुटा दिए जाते थे। ठीक है, यूं ही लुटा दिए जाते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो करती थी, क्या करती थी, हमसे मसाले खरीदती थी, तो हमें कुछ वहां की बहुमिल से हीरे हो गए या फिर जो कुछ भी देते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने अपना व्यापार स्टेब्लिश किया। यहाँ पे अंग्रेज आए तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि हम भारतीय बहुत ही मूर्ख हैं उनकी नजरों में, लेकिन भारतीय मूर्ख नहीं थे। हमारे भारतीय आज भी वैसे हैं। हम भारतीय कैसे होते हैं, हम भारतीय सीधे साधे लोग होते हैं, मानवता से जीते हैं, सहानुभूति होती है। लेकिन आज की कुछ जातिवादिता के चक्कर में जो थोड़ा दिक्कतें हो रही हैं देश में, वैसे कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो यहाँ की मेन कमजोरी पकड़ी कि जैसे आज जातिवादिता फैली है, वैसे पहले क्या होता था, जो छोटे होते थे, जो बड़े होते थे, जो बड़े दो बड़े जो होते थे राजा होते थे, तो दूसरे के राज्य से उनको जलन होती थी। वो क्या सोचते थे कि उनका राज्य भी मेरे अंदर आ जाए। जो जिनके पास जितना होता था उससे संतुष्ट नहीं थे हमारे भारत में, वह एक दूसरे से लड़ना चाहते थे, और जो नहीं लड़ना चाहते थे वह कुछ अंग्रेज मिलकर उनको भड़का के उनको किसी तरीके से लड़वा देते थे। ठीक है, तो यह करना उनके लिए बहुत ही आसान था। जब उन्होंने ऐसा देखा कि यहाँ पर तो हम चाहें तो आराम से पूरे भारत में कब्जा कर सकते हैं, तो उन्होंने एक मोहरा बना लिया इस कंपनी को। कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसी को मोहरा बनाया गया था। इसका देखिए केवल हम बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं कंपनी का, और जितने भी हिस्टोरिकल पार्ट है हम हिस्ट्री के लेक्चर में, जब हिस्ट्री का क्लास चलेगा तो उसमें बिल्कुल डीपली नॉलेज लेंगे इसका, जो कि इससे हिस्ट्री से पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह हिस्ट्री में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे हम इतना जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मकसद व्यापार करना था, लेकिन अंग्रेजों ने यह दिखाया कि व्यापार करना है, लेकिन उनका मेन मकसद व्यापार करना नहीं था। अंग्रेजों का मेन मकसद था कि कंपनी को यहाँ पर स्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद कंपनी को हटा के खुद ही राजा बन के घूमेंगे, फिर देखते हैं कौन
क्या कर लेता है ना। तो वही किया गया था, धीरे धीरे करके कंपनी का शासन लाया गया। कंपनी के शासन के बाद से ताज का शासन आया, इंपरर का शासन आ गया था। तो हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या हुआ, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से हुआ, संविधान की मेन बातें, प्लासी की लड़ाई से। प्लासी की लड़ाई किनके मध्य में हुई थी, प्लासी की लड़ाई जो है अंग्रेजों के मध्य में हुई, अंग्रेजों के मध्य में। और किसके मध्य में हुई, अंग्रेज जो बंगाल के नवाब थे, है ना, बंगाल के नवाब, नवाब बंगाल के, ठीक है, नवाब थे बंगाल के, उनके बीच में हुई। और यह भी लड़ाई जो है अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच में हुई थी, सिराजुद्दौला, है ना, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब, यह दोनों लड़ाई उनके बीच में हुई, बंगाल के नवाब की। ठीक है, यह दोनों लड़ाई हुई। देखिए यहां पर जब कोई राजा हारते थे तो उनका ये मेन रीजन नहीं था कि अंग्रेज बहुत बलशाली थे, यहाँ के राजा कमजोर थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारे देश भारत में जो कि परंपरा से चली आ रही है कि यहाँ पर जब जब कोई हारा है तो अपने ही सहयोग किए हैं अगर दुश्मनों का, तभी ऐसा हो पाता है। तो इसमें भी सेम हुआ था। बंगाल का नवाब जो है क्यों हारा, क्योंकि इसके अपने ही अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, और इसके अपने ही, जैसे मीर कासिम जो थे, वो हिस्ट्री के पार्ट में आप डिस्कस करोगे, अंग्रेजों से मिल गए, तभी अंग्रेज जो है आसानी से, भाई सबका भेद जब खुल जाएगा तो आसानी से उसे हराया जा सकता है। तो अंग्रेजों ने इस तरीके से बंगाल के नवाबों को हराया। किस किस में, पहला प्लासी की लड़ाई हुई जो कि अंग्रेजों ने जीता 1757 ईस्वी में, यह डेट याद रखना, डायरेक्टली पूछा जाता है। बक्सर की लड़ाई हुई 1764 ईस्वी में। तो इन दोनों लड़ाई को अंग्रेजों ने जीत लिया, और इन दोनों को जीतते ही इन कंपनी का शासन जो है बंगाल पे स्थापित हो गया। अब कंपनी जो है बंगाल की राजा बन गई, कंपनी का शासन हो गया बंगाल पे, अब है ना, कंपनी का शासन हो गया बंगाल पे। कहने का मतलब युद्ध जीत गए तो अब अपनी मनमानी करेंगे, चाहे जो व्यापार कर रहे थे, अरे व्यापार कर रहे थे, लेकिन अब तो जंग जीते हैं ना, तो कुछ मिल गया इनको, तो अब वहां पे रूल करने लगे। और उसी रूल को जो शासन करने लगे, उस शासन को और मजबूत करने के लिए अब वहीं से स्टार्ट होता है उनका कानून बनाना। तो अब देखते हैं संविधान के विकास की सीढ़ियां कैसे बनी। तो पहली सीढ़ी कहे जाने वाला जो एक्ट पारित किया हमारे अंग्रेज, जो कि उसमें लॉर्ड क्या बोले जाते हैं, देखो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड जानते हो मतलब भगवान, खुद को भगवान बुलवाते थे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जो भगवान लोग वहां बैठे थे लंदन में, वो क्या किए कि कंपनी का शासन अब बढ़ाने लगे। हमने क्या सीखा कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई तो जीत लिया अंग्रेज, अपने ने ही जब धोखा दिया था तभी तो जीते, अब जीत लिए जब दोनों प्लासी और बक्सर की लड़ाई, तो कंपनी जो है अब व्यापार कर रही थी। तो हम ये सीखे कि बंगाल पे अब शासन उनका होने लगा। अब उस शासन पे शिकंजा पूरा झपट्टा मारे कसने के लिए क्या करने लगे कि उन्होंने एक नियम वहां से पारित किया, लंदन में बैठ के एक नियम लाया, उसका नाम रखा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट करना मतलब शासन करना। तो 1773 का शासन का अधिनियम उन्होंने पारित किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला अधिनियम था जो अंग्रेजों ने भारत में पारित किया था। इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को देखते हैं कि संवैधानिक महत्व उनका क्या था। देखिए पहला उद्देश्य उनका क्या था, इससे पहला उद्देश्य था कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करना। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि हम जो है इस कंपनी के लिए पारित कर रहे हैं, लेकिन अभी आप इसका असलियत जानोगे तो आप बिल्कुल कहोगे देखो उनकी चाल कैसी थी। देखिए उन्होंने कहा कि हम कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में, उस कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करेंगे। इस अधिनियम के द्वारा कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया जाए। कहने का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ कंपनियां थी, यहाँ के जो वर्कर थे, ओनर थे, जितने भी यहाँ ऑफिसर बने थे, पहले वो शासन करते थे, मतलब वो कंपनी के मालिक थे। अब उन्होंने कहा कि हाई जो कंपनियां इस देशवा में चल रही है उसको नियमित और नियंत्रित वहां लंदन में बैठ के भगवान लॉर्ड करेंगे। वो लंदन में बैठ के मत भगवान करने वाले इस कंपनी का शासन। कहने का मतलब क्या हुआ, कंपनी अब डायरेक्ट हमारे हाथ में आ गई। जो कंपनी इंडिया में है अब डायरेक्ट अपने हाथ में लिए कि हम जो है उनके कार्यों को नियमित और नियंत्रित करेंगे। कहने का मतलब कह सकते हो आपकी संसद नाम का पहला वर्णन यहीं से आया है कि संसद देश का शासन करेगी। तो उन्होंने यही नाम किया कि वहां से बैठ के हम कंपनी चलाएंगे, बेशक कंपनी इस देश भारत में है। दूसरा उन्होंने कहा कि अब कंपनी जो है भारत के मतलब बंगाल के, कंपनी जो बंगाल के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों में भी हिस्सा करेगी। बात को समझिएगा, कंपनी का क्या काम होता है, कंपनी तो बस व्यापार करने आती है, नहीं नहीं। अब उन्होंने कहा कि कंपनी जो है हमारे बंगाल की जो प्रशासनिक मतलब पुलिस हो गया, वहां का कोई काम हो गया, जितने भी ऑफिसर सरकारी काम हो गया,
वह भी देखेगी, या प्रशासनिक कार्य भी कंपनी देखेगी, और वहां के राजनैतिक कार्य, मतलब राजनैतिक कार्य कहने का मतलब किसी राजा का चुनाव करना है, कोई प्रधान चुनना है, मुखिया चुनना है, तो ये सब चुनने में कौन आएगा? अब यह बैठेंगे, ये जो कंपनी के वर्कर, सोचो कंपनी चलाने आए थे और क्या बन रहे हैं, अब यहाँ पे राजा की तरह रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा पहले कि कार्यों को नियमित और नियंत्रित लंदन से किया जाएगा। इनके प्रशासनिक और राजनैतिक कार्य जो है, अब बंगाल के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य भी कंपनी देखेगी। कौन सी कंपनी? हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारी नहीं वे, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब है वो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य भी देखने वाली है बंगाल का। तीसरा हुआ केंद्रीय प्रशासन की नींव यहीं से रखी। कहने का मतलब कि जब वह कार्यों को नियमित और नियंत्रित करेंगे, जो कंपनी स्वतंत्र होकर शासन कर रही थी इस देश में, शासन मतलब व्यापार कर रही थी, एक लड़ाई का जीत ली। अब उन्होंने देखा कि लड़ाई जीत ली मतलब कंपनी को लेके हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं बे, मतलब इस इंडिया में आए हैं पूरा जीत सकते हैं इंडिया में, है ना। तो इंडिया में देखिए हम ऐसा ही से बोल दिए कि पुष्पा नहीं थे, अरे कुछ पुष्पा थे। अब उस पुष्पा में देख सकते हैं आप मंगल पांडे, भगत सिंह, हमारे बेहतरीन लाठी वाले पुष्पा भगवान महात्मा गांधी थे, तभी तो आजाद हुए, तो उस सब पुष्पा थे उस समय के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अब जो मेन काम का हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है या जो भी काम है अब लंदन से बैठ के देखा जाएगा, उनके कार्यों को नियमित और नियंत्रित लंदन से किया जाएगा। दूसरा क्या कहा गया कि कंपनी जो केवल व्यापार करती थी अब बंगाल के प्रशासनिक और राजनैतिक दोनों कार्यों में पार्टिसिपेशन करेगी, दोनों कार्यों में हिस्सा लेगी, उस पर अधिकार हो गया, उसको मान्यता दे दी गई। जाओ जाओ तुम प्रशासन देखो, जाओ तुम राजनैतिक देखो, दो इसमें दो छूट दी गई, इनको मान्यता मिली। और केंद्रीय प्रशासन का नाम यहीं से आया कि अब जो है इसके कार्य लंदन में बैठ के देखा जाएगा, मतलब सेंटर कहने मतलब ये रही कंपनी, ये रही कंपनी, ये रही कंपनी, इसका कोई एक ओनर हो गया, ये रहे भगवान लॉर्ड, अरे वाह का गजब नाम दे रहे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, वाह। हमारे हिस्ट्री वेत्ता भी जो थे वो अभी लिखते थे, अबे तुम तो नहीं लिखना चाहिए था, तुम तो इस देश के थे। अब नहीं, उनको भी लॉर्ड ही बोलना था, काहे चापलूसी नहीं करेंगे तो ये रुपया कहां से मिलेगा भाई, वो मालिक बनी गए थे तो बोलना इनकी मजबूरी थी। लॉर्ड जो लंदन में बैठे हैं यह शासन करने वाले हैं जो हमारे देश इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी है। कहने का मतलब केंद्रीकरण हो गया। तो केंद्रीकरण प्रशासन की जो नींव रखी गई इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही रखी गई है। तो हम यह समझ चुके कि 1773 में 3 मुख्य विशेषताएं क्या आई हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट का मेन मुख्य विशेषता क्या है, कि मतलब कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाने वाली डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका। तो अब देखते हैं इस रेगुलेटिंग एक्ट से किस तरीके के क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चन के टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, इसका डीप नॉलेज थोड़ा लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या कहा गया कि बंगाल के गवर्नर का नाम अब बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। जो बंगाल के गवर्नर थे पहले गवर्नर थे जो, अब उनका नाम बदलकर गवर्नर जनरल रख दिया गया। भाई प्रमोशन हो गया उनका, पहले गवर्नर थे डायरेक्टली गवर्नर जनरल बन गए। तो हम कह सकते हैं कि बंगाल के पहले गवर्नर, यह पूछा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर थे कौन थे? क्लाइव। कौन थे? क्लाइव। लॉर्ड लिखना जरूरी नहीं है, हम तो एसएससी से डिमांड करेंगे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से डिमांड करना चाहेंगे, ये लॉर्ड शब्द लिखना बंद कर दो जो अपने देश के लिए। अच्छा तुम बताओ, कोई अपने माता पिता को लॉर्ड बोलता है आजकल? नहीं बोलता। मिस्टर मिसेस से काम चला रहे हो। अबे तुम काहे इनको बोल रहे हो लॉर्ड? कोई जरूरत है बोलने की? नहीं, कोई उपाधि नहीं थी, डायरेक्टली बोलो रे भगवान लॉर्ड क्लाइव। अरे भगवान कहाँ से क्लाइव? बोलो कृष्ण भगवान की, जब अपने खुदा को जय बोलो बे, लॉर्ड उनको बोलो। क्लाइव कौन होता है? क्लाइव, ठीक है। तो पहले गवर्नर थे क्लाइव, और अंतिम गवर्नर कौन कहे जाएंगे? अब अंतिम गवर्नर की बात कही गई तो अंतिम गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल सेम होंगे। कहे कि जो अंतिम गवर्नर थे वही तो प्रमोट होके गवर्नर जनरल बने हैं। जो अंतिम गवर्नर थे वही तो प्रमोट हो गए, प्रमोशन हो गया उनका, गवर्नर जनरल बन गए। तो हम कह सकते हैं पहले गवर्नर जनरल या अंतिम गवर्नर। तो बात एक कई होगी, तो अंतिम या पहले गवर्नर जनरल लिख देते हैं। पहले गवर्नर जनरल कौन है? पहले गवर्नर जनरल कौन है? पहले गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल कहाँ के हैं? बंगाल के हैं। बंगाल शासन हो रहा है भाई, प्लासी और बक्सर लड़ाई बंगाल में तो जीते हैं। अब ये गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग महोदय, हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग। तो अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो आप क्या कहोगे? वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग।
अरे गवर्नर प्रमोट हुआ, गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है, यह बात आप भूलना मत। यह डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, भूलेगा नहीं, क्लाइव थे। पहले गवर्नर कौन थे, क्लाइव थे। अंतिम गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो यह हो गया कि अब गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। दूसरा क्या हुआ, मद्रास और मुंबई के गवर्नर जो है अब गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। अब भाई प्रमोट हो गए तो इनको कैसे पता चलेगा कि हम प्रमोट हुए, हमारी शक्ति कितनी है। तो क्या किया गया कि जो कंपनी मद्रास, मद्रास मतलब जो आप आज जानते हो तमिलनाडु चेन्नई के नाम से जानते हो, पहले उसी का नाम मद्रास था। और मुंबई मतलब महाराष्ट्र। तो इन दोनों में जहां कंपनी थी, इन दोनों भी कंपनी थी स्थापित, तो उनके जो गवर्नर थे, उनको क्या कहा गया कि अब तुम बेटा, तुम जो गवर्नर हो, तुम गवर्नर जनरल के अधीन काम करोगे। मतलब जो है वारेन महोदय कहेंगे, मतलब जो गवर्नर जनरल कहेंगे वह तुम करोगे गवर्नर। अब फील होगा ना, अरे हम है राजा, मतलब हम ही तो पूरे चला रहे हैं कंपनियां, है ना। तो अब इनको फील हुआ कि हम गवर्नर जनरल हैं। कैसे फील हुआ कि गवर्नर जनरल जो है अब गवर्नर पर शासन करेगा, कि गवर्नर कहां के, मुंबई और मद्रास के गवर्नर, मद्रास और मुंबई के गवर्नर जो है गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, ठीक है। यह दूसरा पॉइंट है, अभी हो गया। तीसरा पॉइंट है कि 1774 में बहुत ही बड़ा, मतलब अच्छा कह सकते हो कि इंडिया में बात हुई। 1774 में पहली बार भारत में जो है उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। उसका मेन उद्देश्य क्या वो लोग सोचे थे कि हमारे जिस देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, कुशासन हो रहा है, मतलब जो उनके ही लोग कुशासन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनका न्याय होगा, है ना। उनके लिए न्याय क्या, जिनके ऊपर किया जाएगा वो आके डायरेक्टली केस कर सकते हैं, तो उनकी सुनवाई कौन करेगा, लंदन के लोग। और सुनवाई करने के लिए कितने लोग चुने गए थे, 4 न्यायाधीश चुने गए थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मतलब वह देश उनके भी थे। पहले कौन थे मुख्य न्यायाधीश, का नाम अगर पूछ लिया जाता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम भी आप जान लो कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश कौन थे। तो मुख्य न्यायाधीश का नाम था, मतलब चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। क्या नाम था इनका, यह भी मत भूलना। मान लो पूछ लिया गया, एलिजा इम्पे, यह मुख्य न्यायाधीश थे, एलिजा इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो एक थे जो आपके थे हाइड महोदय, एक का नाम हाइड, बिल्कुल छुपे वाले रुस्तम हाइड, और दूसरा नाम था लेमिस्टर, और तीसरा नाम था चैम्बर। दूसरा नाम था लेमिस्टर महोदय, और तीसरा नाम था चैम्बर्स, ठीक है। तो यह नाम भी आप याद कर सकते हो। कभी कभी पूछा जाता है कि जो न्यायाधीश चुने गए थे, 4 न्यायाधीश हुए ना, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, यह भी विदेशों से थे। देखिए यहाँ पे कोई आत्माराम दुबे नहीं है कि आपको दिख रहा है कि इंडियन कोई है, सब विदेशी हैं। मतलब गलती अगर वो करेंगे और उनकी सुनवाई हमें करवाना है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो इनके सामने हम पेश होंगे। महाराज कहाँ, लॉर्ड, हे प्रभु, हे भगवान, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, अब आप क्या कहोगे। तो ये भाई अंग्रेज वाले हमको, अंग्रेजी कहाँ आती थी तब, अंग्रेजी में बतिया रहे थे, क्या किया, व्हाट डू यू डू, तो बोलते अरे कोई बात नहीं, हो गया, ऐसा बोल दिए, बस हो गया काम, तुम्हारी सुनवाई हो चुकी, जाओ। तो इसीलिए जो है मुख्य न्याय जो चुने कहे गए थे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और जो कुशासन हो रहा है उस पर भी नियंत्रण करेंगे, इसीलिए चुने गए थे। एक मुख्य न्यायाधीश का नाम एलिजा इम्पे था, दूसरे थे जो अन्य न्यायाधीश में हाइड, लेमिस्टर, चैम्बर्स, यह 3 नाम, ठीक है। यह मुख्य न्यायाधीश चुने गए थे, विदेशों के थे, है ना। अब देखिए और क्या कहा गया कि जो कंपनी पहले रिश्वत भी लेती थी, देखो रिश्वत और उपहार कहने का मतलब कंपनी रिश्वत लेती थी, उपहार लेती थी। रिश्वत कहने का मतलब कि हम आए हैं, आप हमारी कंपनी का नया सेलिब्रेशन हो रहा है, चलो रिश्वत लाओ, उपहार लाओ, हमारी कंपनी का हैप्पी बर्थडे है, उपहार नहीं लाओगे तो केक नहीं मिलेगा, हम इंडियन, केक को खाना ही खाना, और नहीं खाओगे तो कोड़े बरसेंगे फिर, और हम उपहार लेके जाते थे। या वो हमसे जबरदस्ती रिश्वत लेते थे कि लाओ रिश्वत लाओ। तो उन्होंने कहा इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कि भाई हम तुम पर एहसान कर रहे हैं, जो हम रिश्वत लेते थे ना, मतलब हमारे अंग्रेज जो वहां पे बैठे हुए हैं महाराज बन के, जो रिश्वत लेते थे या फिर तुम जो उनको उपहार जबरन देते थे, अब मत देना, जाओ हम तुमको छोड़ देते हैं, जाओ। उन्होंने ऐसा बोला कि अब रिश्वत और उपहार बिल्कुल बंद, रिश्वत उपहार नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया एहसान किए उन्होंने, ठीक है। चौथा काम किया, 5वां काम क्या किया कि कलकत्ता में एक प्रेसिडेंसी बना दिए। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक शासन के लिए प्रेसिडेंसी बनाया, मतलब
प्रशासनिक शासन करना है उनको, तो एक प्रेसिडेंसी बनाया, उसमें जो है गवर्नर जनरल बैठते थे। मतलब अपने लिए ये पूरा मजलिस बनाए, संसद भवन बनाए, उसमें 4 अन्य सदस्य होते थे और गवर्नर जनरल बैठते थे। वो 4 अन्य सदस्य और गवर्नर जनरल क्या करते थे, कोई मतलब आई जैसे नहीं आज बिल पास होता है ऐसा वैसा, तो वो भी लिख के लाते थे कि यहाँ पे एक काम होना चाहिए, वहां पे डैम बनना चाहिए। अरे पिक्चर आप देखे होंगे रजनीकांत दादा की, बहुत सारी मूवी अंग्रेजों से लड़ के बैरिस्टर बन के आए थे, तो अंग्रेजों से लड़ते थे, वहां बांध बनवा देते थे, वहां नदियों को मुड़वा देते थे, ऐसे से देखे होंगे। तो ऐसा होता था कि वो कौन न्याय करता था, गवर्नर जनरल, और जो 4 अन्य सदस्य जो बंगाल कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनाई गई कलकत्ता में, तो कलकत्ता में जो प्रेसिडेंसी बनाई गई, कलकत्ता कहाँ है, बंगाल में है, तो कलकत्ता में जो प्रेसिडेंसी बनाई गई उसमें एक गवर्नर जनरल हमारे वारेन महोदय पहले बैठे, वारेन जो थे पहले गवर्नर जनरल वारेन महोदय बैठे, उनके साथ 4 अन्य सदस्य बैठते थे। तो ये लोग क्या करते थे, जो भी आता था काम होना था, तो चारों लोग मिल के एक दूसरे से सलाह मशवरा करते थे, और उसके बाद हाँ सभी संतुष्ट हैं तो काम होगा, अगर नहीं संतुष्ट तो काम नहीं होगा। बस यही कहने का मतलब, यह लोग अपनी लोकसभा बनाए थे कि 4 तुम और 1 हम राजा, है ना। तो यहाँ पे यह गवर्नर जनरल का भी कोई अधिकार नहीं था कि तुम डायरेक्टली फैसला ले सकते हो। ये 4 लोगों के सलाह मशविरा करते थे, तो संयुक्त रूप से सत्ता चलाएंगे। जो ये 4 लोग मतलब अंदरूनी वर्क करेंगे इंटरनली, और एक्सटर्नली ये जो गवर्नर जनरल फोकस रहेगा, ठीक है। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का मेन विशेषता क्या थी। पहली विशेषता क्या थी, बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था, और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग बना, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे अब गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ऐसा क्यों किया गया, ताकि गवर्नर जनरल को यह फील होना चाहिए ना कि गवर्नर जनरल हो भाई, तुम पहले गवर्नर थे, ऐसा तुम नॉर्मली थे, अब गवर्नर जनरल हो, मतलब मद्रास और मुंबई के गवर्नर इनके अधीन हो गए। और तीसरा काम क्या किया गया, 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हमारे एलिजाइम पे, हमारे कहाँ पे, उनके एलिजाइम पे, और 3 अन्य न्यायाधीश, इनका हाइड नाम लेमिस्टर चैम्बर्स। 3 अन्य न्यायाधीश, कोई जरूरत नहीं याद करने की, एग्जाम में कभी पूछा के तो एक बार ओवरव्यू कर लो, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने भाई एहसान किया कि रिश्वत और उपहार अब नहीं लेंगे, पहले लेते थे अब नहीं लेंगे, चलो छोड़ दिया हमने। और 5वीं बात इन्होंने कहा कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता में एक प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई इस एक्ट के तहत, जहां पे गवर्नर जनरल बैठते थे और उनके साथ 4 अन्य सदस्य होते थे, और यह संयुक्त रूप से अपना मत रखते थे और उसी के हिसाब से सत्ता पे शासन करते थे। तो यह मुख्य विशेषताएं थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट थे। अब इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां होंगी, मतलब जो कमियां उनको दिखी कि कमी है, अब उसको दूर करने के लिए इसका अमेंडमेंट एक्ट चलेगा, मतलब इसमें संशोधन होगा। देखिए वहीं संशोधन का नाम आया, अब यहां से संशोधन करेंगे तो इसके बाद हम संशोधन का एक अधिनियम पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट तो लाए, रेगुलेटिंग एक्ट से क्या कहे कि जो कंपनियां थी अब व्यापार करती थी पहले, व्यापार के बाद अब क्या करने लगी कि यहाँ के प्रशासनिक और राजनीतिक में भी हस्तक्षेप करेगी, मान्यता मिल गई। अब देखो क्या किए कि वह उनको लगा कि जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हम लाए हैं सभी मान लिया, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं बे, मतलब कि अब खाली बंगाल में शासन करेंगे, हमारे है बिहार उड़ीसा बंगाल बिहार उड़ीसा के लल्ला है ना सब। अरे बेटा यार बिहार वाले सब लल्ला होते ना, बेटौना है सब ना। तो ये समझ के अंग्रेज लोग क्या किए कि अब जो है इन पे भी कहते हैं, कहे कि हमने क्या किया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का जारी किया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब बंदोबस्त का अधिनियम, भाई बंदोबस्त का अधिनियम किए। बोले कि ये जो अधिनियम आ रहा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करने के लिए आया है, मतलब उसकी कमियों को दूर करने के लिए आया है। 1773 की कमी जो थी उनको दूर कर देगा, या बिल्कुल कमियां खत्म कर देगा। कमी क्या थी कि हम केवल बंगाल पर राज कर रहे हैं, ये कमी थी। और अगल बगल जो थे वहां पे लल्ला लोग देखे, लल्ला बेटौना लोग थे, घूम रहे थे, तो कहे कि अब हम बंगाल के साथ में बिहार पे और उसके निचवा उड़ीसा, इन तीनों का भी कानून बनाएंगे। इन तीनों के भी कानून बनाने का अधिकार जो है अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी को चली गई। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे, हमारे वारेन भैया जो कि गवर्नर जनरल एक थे, उनके साथ 4 अन्य सदस्य होते थे। कलकत्ता प्रेसिडेंसी से यही शासन करते थे, वो केवल बंगाल पे शासन करते थे ना। अब उनके साथ में है बेटौना वाले राज्य बिहार में,
उड़ीसा, लल्ला वाले राज्य उड़ीसा में, बंगाल साथ में, तीनों पे अब शासन करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम से जो 1781 में पारित किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बंगाल के साथ साथ अब जो है बिहार और उड़ीसा दोनों पे भी उनका कानून बनाने का अधिकार कंपनी के हाथों में होगा। अभी चाहे जैसे जो बनाओ सो बन जाएंगे और जैसा रखेंगे वैसे बनाएंगे, यह सोचने के लिए जो है यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंदोबस्त का अधिनियम 1781 में भारत में लाया गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आया है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कितना अच्छा अच्छा नाम ना, एक्ट ऐसा आज का एक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया है। इसका देखिए मेन उद्देश्य क्या है। अब तक देखिए आपने कहा कि 1773 में निकाल आया कि प्रशासनिक और राजनैतिक जो है हस्तक्षेप अब करेगी कंपनी, करेगी ना। अब उन्होंने देखिए प्रशासनिक कौन कर रहा है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, प्रशासन मतलब जो पुलिस का विभाग हो, जितने भी प्रशासनिक काम हो, कौन देख रहा है, कलकत्ता की प्रेसिडेंसी देख रही है। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी में हम बार बार बता रहे हैं कौन था, एक गवर्नर जनरल था और 4 अन्य सदस्य थे और सब मिल के जो है पूरा शासन चलाते थे, है ना। अब पिट्स इंडिया एक्ट में कहा कहे कि नहीं भैया अब तो गलत हो रहा है भाई, प्रशासन तो ले लिए, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बचा कौन, 2 मामले और था ना। कंपनी का एक मेन काम था व्यापार करना, ये काम हो गया, और दूसरा काम था जो दिए थे प्रशासनिक साथ में राजनैतिक मामला। तो कहे कि अभी जो व्यापार का और राजनैतिक मामला के अलग अलग अधिकारी चुनेंगे हम बे। अलग अलग अधिकारी कहने का मतलब कि तुम राजनैतिक के ऑफिसर हो और हम व्यापारिक पूरा एकदम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऐसा चुनने के लोगों ने कहा कि देखिए दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई। पहला मेन जो है पूछा जाता, डायरेक्टली पूछा गया कि दोहरे प्रशासन की नींव किस एक्ट के द्वारा रखी गई, तो आप डायरेक्ट क्या बताओगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई। दोहरे प्रशासन में कहा आया कि पहला नाम रखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम रखा, और दूसरा नाम रखा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे यह कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं यह कंपनी के व्यापारिक मामला को देखेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो होंगे ये कंपनी के राजनैतिक मामला को देखेंगे। लो भैया, अब देखिए ये सब ऑफिसर कहां से आएंगे, क्या अपने देश से आत्माराम दुबे चुने जाएंगे? नहीं नहीं, आत्माराम दुबे नहीं चुने जाएंगे, वही कोई आएगा लॉर्ड डलहौजी भैया जैसे लोग बहुत अच्छे अच्छे, और लॉर्ड मार्ले मिन्यो कुछ ऐसा ऐसा नाम होगा, वही सब आएंगे, है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामला देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनैतिक मामला देखेगा। अगर हम पूछे कि अपना प्रशासनिक मामला कौन देख रहा है, कलकत्ता की प्रेसिडेंसी देख रही है। मतलब तीनों मामला के 3 जो है विभाग बन गए। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट का मेन यही नियम था कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया ही इसलिए गया था कि इस दोनों को जो उनको बहुत दिक्कत हो रही होगी ना, मतलब राजनीतिक भी देखे, अरे लड़ाई हो जाती होगी, हम राजनीति भी देखें और व्यापार भी देखें, हम नहीं देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम अलग अधिकारी और तुम्हारे भैया अलग अधिकारी, तो 2 अधिकारी लाने के लिए उन्होंने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लागू कर दिया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक मामला आप देखेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है राजनीतिक मामला देखेंगे, और इस तरीके से जो है दोहरे प्रशासन की नींव इस एक्ट के तहत रखी गई। तो आपको यह कंपनी का शासन जो चल रहा है, हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट डिस्कस किया। रेगुलेटिंग में अमेंडमेंट लाने के लिए 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया उसको डिस्कस किया। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया, और किस लिए लाया गया था, उसकी क्या क्या विशेषताएं, सभी कुछ बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए हैं। हम आशा करते हैं वह सभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बचे हुए शेष कंपनी का शासन और कैसे कैसे शिकंजा कसा गया है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और कंपनी का शासन शिकंजा कसते कसते यहाँ 1773 से 1857 में रुक काहे गया, यहीं पे इतने शासन काहे किया, मतलब इतना ज्यादा जब कंपनी चला रही है तो कंपनी यहीं 1857 के बाद गायब कहां हो गई, यह भी जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ फोरियम प्लेनेट के साथ में। और आपके हिसाब से जिसे लगता है कि वाकई में जिसको इस वीडियो की जरूरत है या फिर फोरियम प्लेनेट की जरूरत है, प्लीज उसे शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।